हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स इनऑर्गेनिक मेड इजी। तो आज आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को आसान बनाने के लिए जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड्स। तो थर्मल का मतलब हो गया हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया किसी भी चीज का ब्रेकडाउन। तो हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हीट डिकम्पोज कर सकता है, ब्रेक डाउन कॉज कर सकता है वेरियस सॉल्ट्स एंड एसिड्स। इसलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑन सॉल्ट्स एंड एसिड्स। ये लेक्चर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तभी आप इस लेक्चर को आगे इंटरेस्टिंग वे में स्टडी कर पाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के बाद। तो अब आप यहाँ पे ये एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE 2012, जिसका मीनिंग हो गया कि ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जेई मेंस पहले हम AIEEE कहते थे। अब ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड अ बेसिक एज वेल एज एन एसिडिक ऑक्साइड। और यहाँ पे आपको चार चॉइसेस गिवन है, ये चार क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब इन चार आयनिक कंपाउंड्स की थर्मल डिकम्पोजिशन का आपको प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि उसमें से बेसिक एसिडिक ऑक्साइड्स किस में फॉर्म हो रही हैं। तो अब अगर आप इनको देखोगे तो इनमें हमारे पास चार डिफरेंट केटाइंस हैं और तीन डिफरेंट एनाइंस हैं। केटाइंस जनरली कौन फॉर्म करते हैं, मेटल्स फॉर्म करते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके केटाइंस फॉर्म कर लेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो गेन कर रहा है वो एनायन है, राइट। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितनी तरह के केटाइंस पॉसिबल हैं, कितनी तरह के मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स सब मेटल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद डी ब्लॉक में जाओगे, अगेन आपको मेटल्स दिखाई देंगे। अगर आप ई ब्लॉक में जाओगे, टॉप ऑफ द ग्रुप आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, मगर डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक लेड टिन प्रेजेंट होते हैं। तो थ्रू आउट द होल पीरियोडिक टेबल आपको मेटल्स मिलेंगे और मेटल्स के टाइम्स फॉर्म कर सकते हैं। और उधर हमारे पास बहुत तरह के एनाइंस भी हैं, हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, हेलाइड्स हैं, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रेट, क्लोरेट, कार्बोनेट देख रहे हो आप, सल्फेट है और कितने तरह के एनाइंस हैं। और अगर हम उन सब मेटल्स के एनाइंस के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म करें तो ना जाने कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। उन कॉम्बिनेशंस को लिखने में ही आपको बहुत टाइम लगेगा। और फिर मैं आपको ये कहूं कि उन सबकी थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, वेल आपको ये भी याद रखना है। तो आप कॉपी को बंद करोगे और कहोगे ये नहीं हो सकता, राइट। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको कह भी देती कि छोड़ दो, मगर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और सिर्फ एक ही पेपर में नहीं आया। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे, चाहे मेंस, एडवांस, नीट, आपको कोई ना कोई एक थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा या एटलीस्ट एक चॉइस जरूर होगी जहां पे एक ना एक कंपाउंड को हीट करने पे कुछ प्रोडक्ट आपको पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि आपका आज का ये लेक्चर सीखने से कोई एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो आप इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, राइट। तो वेल अगर आपने अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझा तो अब हम इसको पढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इसके अलावा जो जैसे और कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मेटल नाइट्रेट्स हैं, मेटल सल्फेट्स हैं, आगे अब यहाँ पे आपको अमोनियम आयंस दिखाई दे रहे हैं जो कि मेटल नहीं है, तो उनके सॉल्ट्स को कैसे डिकम्पोज करते हैं हम वन बाय वन इनको लेते रहेंगे, इनकी ट्रिक्स सीखते रहेंगे, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, आपको कम रिएक्शंस को सीखते हुए हर एक तरह की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद हो जाए। ठीक है, तो मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत हेल्प करेगा आपको अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है, ब्रॉडली आपने समझ लिया, हम इसको डिफाइन करते हैं। तो सम कंपाउंड्स दे ब्रेक डाउन ऑन हीटिंग फॉर्मिंग टू और मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन रिएक्शन, सच अ रिएक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है लिथियम नाइट्रेट, इसको हमने हीट किया, हीट करने पे क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रही हैं।
तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं एक रिएक्टेंट से, और वो प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड है, NO2 है और ऑक्सीजन है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वेल सबसे पहले इन सब रिएक्शंस में जहां पे भी डिकम्पोजिशन हो रही है वहां पे आपको सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिखाई देगा। ठीक है, एक रिएक्टेंट है, और अब क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसका मतलब है कि ये हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सब रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में कोई तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, राइट। वो बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, और ये कंपाउंड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी सप्लाई होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और भी तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो या लाइट एनर्जी की प्रेजेंस के में डिकम्पोजिशन हो रही है, तो वेरियस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दे आते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, सिर्फ हीट से टूटने वाले कंपाउंड्स की स्टडी को। अब इसका आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताती हूँ जहां पे ये थर्मल डिकम्पोजिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेल वो है प्रोसेस जिसका नाम है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन को हम क्लास 12th में मेटलर्जी में स्टडी करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, एक कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं टू अ हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, एंड दिस इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन। तो एसेंशियली किया क्या, हमने हाई टेम्परेचर पे कंपाउंड को हीट किया और कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो गया। इससे होगा क्या, फिर हम इस प्रोसेस को जनरली यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए। तो कार्बोनेट ओर हीट करने पे अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको यूज करते हैं हाइड्रेटेड ओर्स को हीट करने के लिए। हाइड्रेटेड ओर में से पानी निकल जाएगा, वो एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड्स को भी जब हीट करेंगे तो उसमें से वाटर निकल जाएगा, और अगेन वो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैल्सिनेशन में क्या कर रहे हैं, एसेंशियली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के प्रोडक्ट सीख लोगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कैल्सिनेशन में भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो साइमल्टेनियस लिख लोगे। ठीक है, ऑलराइट। सो अब हमारे पास कैल्सिनेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे कार्बोनेट ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जल्दी से कुछ कार्बोनेट ओर्स देख लेते हैं। और वैसे भी हम आज की स्टडी में मेटल कार्बोनेट्स का ब्रेकडाउन सीखने वाले हैं, तो इन कार्बोनेट ओर्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये जो नाम है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नेसाइट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट को डोलोमाइट बोलते हैं, फेरस कार्बोनेट को सिडराइट बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन बोलते हैं। दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, इसे हम मेलाचाइट बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का ओर होता है, या हम इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं। और अगर ये कॉपर कार्बोनेट की जगह पे 2 कॉपर कार्बोनेट हो तो ये ओर बन जाता है एजुराइट, और एक हमारे पास है लेड कार्बोनेट दैट इज सेरोसाइट। तो ये हमारे पास कॉपर कार्बोनेट ओर्स है, और अगर हम इनको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस प्रोसेस का नाम हमने सीखा कि कैल्सिनेशन है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो हमें सीखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, फेरस डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, लेड पी ब्लॉक एलिमेंट आ गया। तो इन सब के प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, क्या वो सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई भी ये जो जितने भी ओर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इनके मेटल कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी हमने आज के लेक्चर में स्टडी कर रहा है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। तो ये हो गई इन ओर्स की बात।
मगर क्या हर एक मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? क्या हर एक मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलेगा? वेल, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर ये इतना आसान होता तो आज का ये लेक्चर नहीं होता। तो हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जितने भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं और मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं, हमने क्या किया है, सारे के सारे मेटल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। और उसका मतलब है कि आपको 3 तरह की चीजें सीखनी होंगी और उससे आपकी इन कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, बाइकार्बोनेट्स की सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। और आगे के आने वाले लेक्चर्स में भी जो हम स्टडी करेंगे वहां पे भी हमें ये 3 क्लासेस बहुत हेल्प करेंगे। अब ये क्लासेस क्या है? सबसे पहले है क्लास 1। क्लास 1 में हमारे पास है सारे ग्रुप 1 के मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, तो लिथियम को छोड़ के क्या रह गया? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। वो 4 जो एलिमेंट्स हैं वो क्लास 1 फॉर्म करते हैं। ठीक है, अपर क्लास। उसके बाद एक क्लास 3 में हमारे पास है सिल्वर और मरकरी, और बाकी सारे के सारे मेटल्स को हमने डाल दिया ग्रुप 2 में। जैसे कि क्लास 1 में से ग्रुप 1 में से लिथियम रह गया था, वो यहाँ पे डाल दिया। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम से लेके मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्लास 2 में है। सारे डी ब्लॉक में जो मेटल्स हैं वो सब डी यहाँ पे ग्रुप 2 में है। हमारे पास जो पी ब्लॉक के मेटल्स हैं जैसे कि लेड है, टिन है, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे? क्लास 2 में। सिर्फ हमने यहाँ पे क्लास 3 में क्या रखा है? सिल्वर और मरकरी। और क्लास 1 में हमारे पास लिथियम को छोड़ के बाकी सारे अल्कली मेटल्स, बाकी सबको यहाँ पे फिट कर दो। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस याद रखनी है सो दैट कि आपको थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो आसानी से याद रह सके। अब इन 3 क्लासेस को भी याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, और वो जो छोटा सा ट्रिक है वेल वो आप ऑलरेडी जानते हो। वो ट्रिक ऐसा है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ट्रिक क्या है कि इन क्लासेस को याद रखने के लिए अगर आपको क्लास 9th 10th में मेटल की एक्टिविटी सीरीज अगर याद हो तो आपका काम हो गया। कैसे हो गया? वेल, आप एक्टिविटी सीरीज लिखो। हमारे पास एक निमोनिक है, उसको याद करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से याद किया था। अगर आपने किसी और तरीके से लिखा है तो भी आप अपना निमोनिक को यूज करते हुए इस तरीके से आप एक्टिविटी सीरीज लिख दो। सबसे ऊपर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर। इसको मैंने कैसे याद किया था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मेट सिल्वर। तो ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका यूज करते हुए इस एक्टिविटी सीरीज को याद जरूर रखिए। बहुत सारी जगह पे ये आपको हेल्प करती है। आज ही हमें कैसे हेल्प कर रही है? वेल, हमें ये तीनों क्लासेस को याद रखने में हेल्प करती है। क्लास 1 हमारे पास क्या है? पोटेशियम और सोडियम कौन से एलिमेंट्स हो गए? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम के साथ साथ रुबीडियम और सीजियम भी है, या लिथियम को छोड़ के सारे के सारे अल्कली मेटल्स क्लास 1। उसके बाद हमारे पास नीचे वाले दो मरकरी और सिल्वर, ये हमारी क्या थी? क्लास 3 के मेटल्स। ठीक है, और बाकी के बीच में जो रह गए वो है कौन से? क्लास 2 के मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। और इसके अलावा और भी जो मेटल्स अगर यहाँ पे नहीं भी मेंशन है वो भी आप यहाँ पे फिट इन कर सकते हो। एक्सेप्ट सिल्वर के नीचे एक्टिविटी सीरीज में गोल्ड, प्लेटिनम आता है, वो नोबल मेटल्स होते हैं, उनके हमें ज्यादा सॉल्ट्स मिलते नहीं हैं, और इसलिए हमने वहां इसको उस गोल्ड प्लेटिनम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, बाकी के सब मेटल्स आप यहाँ पे इस तरीके से क्लास 2 में फिट कर दो, क्लास 1 या क्लास 3 में। हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को इन 3 क्लासेस के साथ याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आगे क्लास 1 के मेटल कार्बोनेट्स। तो हम मेटल कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन से शुरू करते हैं, फिर बाइकार्बोनेट्स और फिर हाइड्रोक्साइड्स। तो क्लास 1 के मेटल कार्बोनेट्स कौन कौन से हो गए? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, 4 तरह के कार्बोनेट्स। और आपको उनके लिए याद क्या करना है कि दे आर स्टेबल टू हीट। अगर आप उनको हीट करोगे एट द बंसन फ्लेम टेम्परेचर तो कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगी।
बहुत 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 हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज भी करेंगे, मगर इन जनरल हम क्या कहते हैं कि दे आर स्टेबल टू हीट, दे डू नॉट डिकम्पोज। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस भी होंगे उनमें भी यही गिवन होगा कि ये वाले सॉल्ट्स क्या हैं, डिकम्पोज नहीं करते। कौन से नहीं करेंगे? ग्रुप 1 एक्सेप्ट लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज नहीं करते। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लास 2 पे। तो क्लास 2 के मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज करके क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमने कैल्सिनेशन में देखा था। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट्स को हीट किया, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिथियम कार्बोनेट की कोई डिकम्पोजिशन पूछे तो Li2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, लेड कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत आसान है याद रखना, सिर्फ मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करते हो। ठीक है, तो एस ब्लॉक में आपके पास क्या आ जाएंगे? ग्रुप 1 के मेटल्स आ जाएंगे। ग्रुप 1 के मेटल में हमने देखा कि जो कार्बोनेट्स हैं, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट कोई भी डिकम्पोज नहीं कर रहा, मगर लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है। तो ये कहाँ पे स्टडी करते हैं हम इसको डिटेल में? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के स्टडी में। तो वहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिथियम कार्बोनेट स्टेबल क्यों नहीं है, ये क्यों डिकम्पोज करता है, बाकी के नहीं करते। तो उसके लिए आपको याद रखना है फजान्स रूल। ठीक है, इसको मैंने अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस किया है, और वो लेक्चर का नाम आप ऊपर सजेशंस में भी देख सकते हो, कि जहां पे हमने अल्कली मेटल के ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स को स्टडी किया, तो वहां पे हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल क्यों है। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि जो लिथियम आयन है वो बहुत ही छोटा है, उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा है। कार्बोनेट आयन एक बड़ा एनायन है, तो वो आसानी से पोलराइज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, इस कंपाउंड में एक कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। लिथियम, और अगर हम कार्बोनेट लेते हैं, तो अगर मैं इस कार्बोनेट को यहाँ पे सेंटर में कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इस तरीके से बना दूं, तो इन दोनों के बीच में आप इमेजिन करो कि पोलराइजिंग पावर बड़ी होने की वजह से इनमें एक कोवलेंट करेक्टर आ गया, इन दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गया। जब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से बाहर निकल जाएगी और साथ में लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? लिथियम के छोटे साइज की वजह से। बाकी सारे क्यों नहीं फॉर्म करते? क्योंकि आप सब जानते हो कि अल्कली मेटल्स लार्जेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल होते हैं, अपने हर एक पीरियड में सबसे बड़े साइजेस होते हैं, इसलिए उनकी पोलराइजिंग पावर कैटायंस की सबसे कम होती है, और इसलिए हम देखते हैं कि ग्रुप 1 के जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऑलराइट, और यहाँ पे एक और चीज जो आप याद रख सकते हो, क्योंकि हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होती जाएगी। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसीलिए लिथियम कार्बोनेट कम स्टेबल है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको अच्छे से उनकी समझ होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर्स अगेन मैंने इनको अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस किया है। So polarizing power is going to be directly proportional to charge density, और charge density क्या होगा? Charge upon size। तो polarizing power charge के directly proportional है। जैसे जैसे charge बढ़ता है, जैसे कि अगर सोडियम आयन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, तो हम अगर देखेंगे कि चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर कैटायन की बढ़ेगी, और जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, ऑल राइट।
अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लास 3 पे। तो क्लास 1 वाले मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज किए नहीं थे, क्लास 2 वाले मेटल कार्बोनेट्स ने डिकम्पोज करके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया था। और क्लास 3 के मेटल कार्बोनेट्स भी डिकम्पोज करते हैं, मगर इस केस में वो फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो हमारे पास मेटल कार्बोनेट कौन कौन से यहाँ पे मेटल्स होने वाले हैं, एक सिल्वर, एक मरकरी। तो हम देखेंगे कि सिल्वर कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा सिल्वर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसेंशियली यहाँ पे हुआ क्या, वेल हमने देखा था कि क्लास 2 के अंदर हमारे पास बना था मेटल का ऑक्साइड, राइट। तो अगर हम सिल्वर कार्बोनेट को देखें और हमारे पास सिल्वर का ऑक्साइड बनाएं तो ये बनेगा Ag2O, मगर ये भी अभी अनस्टेबल है। और क्या होगा, सिल्वर और मरकरी के केस में ये जो ऑक्साइड है वो भी ब्रेक डाउन कर जाएगा, मेटल और ऑक्सीजन बनेगा, और कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप इसको एक सब क्लास की तरह भी याद रख सकते हो कि क्लास 3 में सिल्वर और मरकरी के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो आगे फर्दर मेटल और ऑक्सीजन में उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिमिलरली आप देखोगे कि मरकरी कार्बोनेट में भी मरकरी प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 रिएक्शंस को याद करते हुए, 3 रिएक्शंस भी नहीं, रिएक्शंस तो हमने सिर्फ 2 ही याद की। पहली क्लास में तो मेटल कार्बोनेट्स थे ही स्टेबल, ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। तो हमने कार्बोनेट सारे के सारे, कोई भी पूछ ले, चाहे वो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आप उसका आंसर लिख सकते हो, लिख सकते हो। गुड। सो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कैटायंस में हमने अमोनियम आयंस को भी देखा था। तो अमोनियम कार्बोनेट का जब ब्रेक डाउन होगा तो वो फॉर्म करेगा अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने पर क्या बनता है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट लेक्चर पुट करूंगी, सो दैट कि आप याद रख सकें कि अमोनियम के सॉल्ट्स में क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। वो भी हम वन ऑफ द लेक्चर्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन स्टडी करेंगे, तो ये भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बाइकार्बोनेट्स पे। तो बाइकार्बोनेट्स तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे बाइकार्बोनेट्स के लिए आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन याद रखनी है। सारे के सारे बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज करके कार्बोनेट्स फॉर्म करेंगे और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे। कोई भी आप बाइकार्बोनेट ले लो, ठीक है। अब मेटल बाइकार्बोनेट्स, देयरफॉर ऑन हीटिंग मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म करना है। या आप देख सकते हो एग्जाम्पल में सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। और ये वन ऑफ द रिएक्शंस हैं जो कि हम सॉल्वेज प्रोसेस में स्टडी करते हैं जब हम वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा का सिंथेसिस याद करते हैं। तो ये अगेन आप लोगों को वहां पे सेपरेटली एक रिएक्शन नहीं याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हमेशा क्या याद रहेगा कि अगर कोई भी बाइकार्बोनेट आ गया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ मेटल का कार्बोनेट ही बनेगा। और बहुत इंटरेस्टिंगली, एक मिनट पहले अगर हम इसको सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन के टर्म्स में देखेंगे तो ये बाइकार्बोनेट आयन है जो कि ब्रेक कर रहा है कार्बोनेट आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अगेन क्यों हुआ ये, क्योंकि ये एक लार्ज एनायन था, पोलराइजिंग पावर केटायन की उसको ब्रेक कर देती है इनटू स्मॉलर एनायन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये सारे जितने भी सॉल्ट्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसमें आप केटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे अंडरस्टैंड उसको कर सकते हो। ऑलराइट, अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप याद रखना, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, वो है कि हमारे पास कौन कौन से बाइकार्बोनेट्स हैं। तो प्लीज डू रिमेम्बर कि हमारे पास सिर्फ ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम जो कि एक्सेप्शनल होता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो सॉलिड बाइकार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं, और उसके अलावा अमोनियम बाइकार्बोनेट एक सॉलिड बाइकार्बोनेट है। 5 बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके अलावा कोई भी आप मेटल ले लो, उनके बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करें। एक्वस सॉल्यूशंस में आपको मिल जाएंगे बाइकार्बोनेट आयंस, मगर सॉलिड आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट देखते हो, उस तरीके से आपको सॉलिड नहीं मिलेगा।
सोडियम बाइकार्बोनेट को आप सब लोगों ने देखा होगा, अपने मदर से नहीं तो जरूर कहो, वो आपको दिखा देंगे। दिस इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। तो अगर केक्स बनाते हैं हम, भटूरे बनाते हैं, तो उन सब में हम इस बेकिंग सोडा को डालते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो ये सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि क्लासिफिकेशन आप पहले सीख चुके हो, 3 वही क्लासेस, और सिर्फ हमने उनके ही कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स को याद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो क्लास 1 आई। क्लास 1 में क्या था, हमारे पास जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स थे एक्सेप्ट लिथियम, तो जैसे कि पोटाशियम है, सोडियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, उनके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बिल्कुल कार्बोनेट्स के जैसे स्टेबल टू हीट होते हैं। वो डिकम्पोज नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली हीट करने पे मेल्ट डाउन हो जाएंगे। फिर हमारे पास आगे क्लास 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड्स, जो कि इस क्लास को और थर्ड क्लास को छोड़ के बाकी सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो जाएंगे। उन केस में क्या बनेगा, उन केस में मेटल ऑक्साइड बनेगा, और क्योंकि अब ये हाइड्रोक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे वाटर बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बनेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो Al2O3 प्लस वाटर बनेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो ZnO प्लस वाटर बनेगा। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो, लेड हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो आपको ऑक्साइड मिलेगा मेटल का और साथ में वाटर मिलेगा। और सिल्वर और मरकरी के केस में ये जो ऑक्साइड्स थे, अगेन वो क्या होते थे, ब्रेक डाउन कर जाते हैं मेटल में और ऑक्सीजन में। तो वही आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे भी दिखाई देगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, तो सिल्वर के लिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे सिल्वर बना, ऑक्सीजन और वाटर बना। तो आई होप ये आपके लिए अब बहुत आसान है। कार्बोनेट्स को याद किया था, हाइड्रोक्साइड्स तो फ्री में ही याद हो गए। अब हम यहाँ पे, हमने जब ओर्स पढ़े थे तो उसमें एक दो और ऐसे भी पढ़े थे जहां पे साथ में ही हाइड्रोक्साइड भी था उस ओर में और कार्बोनेट भी था। तो अब इसका आपको प्रोडक्ट याद करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मालूम है कि हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करोगे तो ऑक्साइड और वाटर बनेगा, और कार्बोनेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉपर ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। आपको ये भी अब याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब आप इसको समझ चुके हो। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑलराइट, इससे पहले आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, दिस इज ग्रीन इन कलर, इसको हम मेलाचाइट भी बोलते हैं, राइट। और इससे रेजिड्यू बनता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो कई बारी जो पैसेज प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इनके कलर्स गिवन होते हैं। सो प्लीज इसको याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है लेड हाइड्रोक्साइड लेड कार्बोनेट की, जिसे हम व्हाइट लेड कहते हैं। इससे हीट करने पे लेड ऑक्साइड जो बन रहा है, दैट इज Pb3O4। ऑलराइट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस, ये आपको सेपरेटली एक चीज याद रखनी पड़ेगी। सो हमने ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीख ली, कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की और हाइड्रोक्साइड्स की। तो इसका हमें फायदा कहाँ पे होगा? वेल ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे और उस तरह के क्वेश्चंस करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग? हमारे पास चॉइसेस हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले आप जल्दी से सोच के खुद आंसर लिखिए और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो वेल अगर आप लोगों ने सोच लिया तो ये तो बहुत ही आसान था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो पोटाशियम, रुबीडियम और सोडियम सब ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। इसका मतलब है कि ये सब कार्बोनेट स्टेबल टू हीट है, ये डिकम्पोज नहीं करेंगे। तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा कार्बोनेट है जो कि हीट करने पे डिकम्पोज करेगा, एंड दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। द करेक्ट चॉइस इज गोइंग टू बी बी चॉइस। Next question, which of the following releases carbon dioxide most easily? और ये question AIPMT 2015 that means NEET का ये question है।
पोटाशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो अगेन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट तो डिकम्पोज करना ही नहीं है, तो दो चॉइसेस रहेगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, जो दोनों ही डिकम्पोज करने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। मगर कौन सा ज्यादा जल्दी से रिलीज करेगा? जो कार्बोनेट ज्यादा अनस्टेबल होगा। कौन सा ज्यादा अनस्टेबल होगा? जिसके कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और वो होगा जिसका साइज छोटा है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम आयंस का कैल्शियम आयन से साइज छोटा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसलिए ये जल्दी टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी चॉइस। डाउन द ग्रुप प्लीज डू रिमेंबर कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। So next question, a compound X on heating gives a colorless gas. The residue is dissolved in water to obtain Y. Excess carbon dioxide is passed through aqueous solution of Y. When Z is formed, Z on gentle heating gives back X. The compound X is calcium bicarbonate, sodium bicarbonate and sodium carbonate. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? पहले आप खुद से सोचिए, ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी चॉइस। कैसे है बी चॉइस? वेल, इसके जो रिएक्शंस हैं वो आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड एक्स है, इसको जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, आपने अभी सीखा, साथ में उसके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि कलरलेस गैस है। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने किस में डाला? पानी में डाला, पानी में डालने पे वाई बना। वाई क्या है? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो ये बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगेन आप जानते हो कि बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पे क्या बनता है? कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इससे हमें ये एक्स वापस मिल गया। ठीक है, तो अब आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट से आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि वापस आपको वही कंपाउंड मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलेगा। तो अगर ये सोडियम कार्बोनेट होता तो ये डिकम्पोज ही नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस बनेगी वो है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज अ लॉस ऑफ वेट व्हेन मिक्सचर ऑफ लिथियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट 10H2O is heated strongly. This is due to lithium carbonate, sodium carbonate, 10H2O, both A and B, none of these. तो मैंने आपको कैल्सिनेशन में क्या सिखाया था कि जब हम हीट करते हैं किसी कार्बोनेट को तो वो क्या फॉर्म करेगा? उसका ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है इसलिए वो एस्केप कर जाएगी, तो लॉस ऑफ वेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चलेगी, वो सॉलिड मास में नहीं रहेगी। और साथ ही में कैल्सिनेशन में हमने ये भी सीखा था कि अगर कहीं पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो वो वाटर भी लूज करेगा। अब अगर वो वाटर लूज करेगा तो ये भी वाटर वेपर की तरह जाएगा, तो अगेन यहाँ पे मास का लॉस होगा। सोडियम कार्बोनेट आगे तो ब्रेक डाउन नहीं कर रहा मगर ये वाटर का लॉस हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास में से लॉस होगा, तो दोनों ही केसेस में मास लॉस होगा, और देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी चॉइस। सो ये आप यहाँ पे रिएक्शंस भी देख सकते हो, लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विल गिव अस लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एस्केप कर जाएगी, और सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करेगा बट दिस विल बी अ लॉस ऑफ वाटर। Next question है, which sequence of reactions shows correct chemical relationship between sodium and its compounds? Na plus O2 forming Na2O, HCl NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, सोडियम कार्बोनेट बना और Na उसके बाद हीट करने पे बना। इस तरीके से यहाँ पे 4 रिएक्शंस गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा सीरीज ऑफ रिएक्शंस सही है। तो वेल आपने ये सारी रिएक्शंस हो सकता है अभी तक पढ़ ली हो सकता है ना पढ़ी हो, मगर आज के इस लेक्चर के बेसिस पे भी आप यहाँ पे करेक्ट चॉइस चूज कर सकते हैं। कैसे चूज कर सकते हैं? वेल, अगर आप पहली रिएक्शन देखोगे, इसमें सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे सोडियम मिल रहा है, तो क्या सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये तो स्टेबल टू हीट है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकती और सिमिलरली ये भी नहीं हो सकती, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? डी चॉइस। तो आज के इस स्टडी के बेसिस पे भी हमें करेक्ट आंसर मिला, मगर हमारा
काम सिर्फ आपको उतना ही सिखाना नहीं है, पूरा सिखाना है तो हम डी चॉइस की इन सब रिएक्शंस को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो आंसर क्या है? डी चॉइस। और रिएक्शंस, सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम मेटल है, वाटर के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, ये अपना साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। NaOH को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एक बेस है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। और जब भी हमारे पास NaOH है तो हमेशा ये क्या है? NaOH एक्वस, ठीक है। और एक्वस का मतलब क्या होता है कि इसमें साथ में वाटर भी प्रेजेंट है। इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये वाटर में डिसॉल्व करके क्या फॉर्म करेगी? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये हो गया हमारे पास एक एसिड और एक बेस। एसिड और बेस मिलके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? Na2CO3 प्लस वाटर। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब Na2CO3 एक सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है? एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का और एक वीक एसिड H2CO3 का, राइट। तो ये कैसा सॉल्ट है? ये एक अल्कलाइन सॉल्ट है, राइट। और एक अल्कलाइन सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? अगेन एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ में वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सॉल्ट बनेगा NaCl, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, जो कि यहाँ पे गिवन है, ये मोल्टन है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में ब्रेक करेगा, जो कि कैथोड पे हमें सोडियम देगा और एनोड पे हमें क्लोरीन गैस देगा। तो ये हमारे पास ये रिएक्शंस है जो कि करेक्ट है। सो फाइनली अब हम उस लास्ट क्वेश्चन पे आए जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था। और पहले क्वेश्चन में आपको बताना था इनके थर्मल डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट्स कौन सा बेसिक और एसिड ऑक्साइड दोनों यील्ड करेगा। तो ए, बी और डी चॉइसेस को अभी हमने स्टडी नहीं किया है, आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली स्टडी करेंगे, तो आपको इनके प्रोडक्ट्स भी याद करने बहुत आसान हो जाएंगे। मगर सी वाला तो हमने आज सीख लिया है, तो इसके प्रोडक्ट्स पहले देखते हैं, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो सी चॉइस इसका करेक्ट आंसर है। और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन तीनों को नहीं सीखेंगे, डेफिनेटली आने वाले लेक्चर्स में जरूर सीखेंगे, ठीक है। मगर ये अब हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक बेसिक और एसिड ऑक्साइड दोनों देगा ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीखेंगे और बहुत सारी धीरे धीरे हम इस कोर्स में नए ट्रिक्स सीखेंगे, नए कंसेप्ट सीखेंगे। और साथ ही में हमारे चैनल पे आपको क्लास 11th क्लास 12th के डिटेल्ड कोर्सेज भी मिलेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जैसे ही हम आपके लिए नया लेक्चर अपलोड करें। आपके कोई भी डाउट्स मोस्ट वेलकम, आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें उन्हें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है h2ochemistry@gmail.com। और साथ ही में आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज H2O Chemistry। तो चलिए इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।